हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी इल्मा। देखिए सपोर्ट्स इन प्लांट हमें स्टार्ट करना है। अब इसके आगे हमारा अभी चौथा लेक्चर जा रहा है ना, और फिर अब मैं एक पूरी कंप्लीट फोल्डर बना के फिर मैं प्रोफेसर जो है आपके उनको सेंड कर दूंगा। फिर वो आपको एक ही बारी में सारे सेंड कर देंगे इन अ सीक्वेंस 1 2 3 4 ना, कि आप मज़े से देख सके। तो मैं कुछ ना टॉपिक स्किप कराऊँगा क्योंकि वो एमसीक्यू से रिलेटेड नहीं है, और अगर बिल्कुल कच्चे पक्के वाले टॉपिक्स हुए तो मैं बोल दूँगा एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। फिर भी रीड आउट कैसे मैं कराऊँगा, मैं बोल दूँगा, मैं ओवरव्यू दे दूँगा, मैं बोलूँगा लेकिन डिटेल आप कर लेना। सपोर्ट इन प्लांट्स है, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में इतना नहीं पूछते हैं। पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, लेकिन मतलब एक आध एमसीक्यू, सिर्फ एक एमसीक्यू। अभी पेरेन्काइमा है, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फाइबर्स, स्क्लेरिड्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, एनुअल रिंग्स, इन सब टॉपिक्स को अगर हम करेंगे सिर्फ हमारा एक एमसीक्यू बनेगा। तो ये मतलब वही हमारा एक ओवरव्यू वाला टॉपिक है। इसको अगर हम पूरे डिटेल में नहीं भी करेंगे, इसकी बाकी की जो ऊपर वाली चीज़ें थी, ट्रिगर प्रेशर वगैरह, जाइलम फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब ये जो सपोर्ट इन प्लांट्स है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूरा 2-3 पेजेस को मिला के सिर्फ एक एमसीक्यू के लिए, कुछ ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं है। तो लेकिन फिर भी हमें करना तो पड़ेगा ना, एक एमसीक्यू की वजह से बच्चे रह जाते हैं। नहीं ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंग स्टेम होते हैं, उनके पास स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमिकल अरेंजमेंट होती है, सपोर्ट करते हैं प्लांट को। आउटर लेयर इनकी थिन होती है, एपिडर्मिस कहते हैं। थिन वॉल इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट को अपनी विड्थ बनानी होती है, उसको सिर्फ लंबा ऊपर नहीं जाना है। ऊपर जाता रहेगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, वो पूरा मुड़ जाएगा। हम नहीं चाहते कि वो मुड़ जाए, हम चाहते हैं कि वो ऊपर भी जाए और मोटा भी। जब तक उसका तन मोटा नहीं होगा, ना वो फूल करेगा ना ही वो फल करेगा। चाहे आप अनार की एग्जांपल ले लें, केले की एग्जांपल ले लें, आम की एग्जांपल ले लें, जब तक उसका जो तना है वो मोटा नहीं होगा तब तक वो फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं देंगे हमें, और वो फिर लकड़ी हमारे किसी काम के लिए भी नहीं है, साया भी नहीं देंगी हमें। तो इसीलिए जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको थिन होना ही पड़ता है। अगर आउटर मोस्ट आ जाए कि वो कौन सी वॉल होती है तो आपको पता होना चाहिए कि थिन एपिडर्मिस होना चाहिए। रीजन बीनीथ एपिडर्मिस इज जनरली कॉल्ड कॉर्टेक्स, सबको पता है। और उसके बाद है हमारे पास सेंट्रल पोर्शन को हम स्टील कहते हैं, स्टेल भी कहते हैं, स्टील भी कहते हैं, स्टेल है ये फॉर एग्जांपल, विच इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ एंड सम सॉफ्ट टिश्यूज़ दिस। लेकिन ये किसकी बात हो रही है, मैं बात बता दूँ, यंग स्टेम की बात हो रही है, यंग प्लांट्स की बात हो रही है, ये दरख्तों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्टेम डिपेंड्स ऑन मैकेनिकल सपोर्ट। थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा होना चाहिए, टर्जिडिटी होनी चाहिए, मतलब प्रेशर इसके अंदर जनरेट होना चाहिए। थिक वॉल्ड कॉलेन्काइमा होते हैं, डेड टिश्यू लाइक स्क्लेरेन्काइमा भी होना ज़रूरी है। और स्टेल द सिलेंड्रिकल कोर ऑफ वस्कुलर बंडल। पेरेन्काइमा से शुरू करते हैं। सिंपल टिश्यू है, एपिडर्मिस में फाउंड होती है, कॉर्टेक्स में और पिथ में। ये अनस्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल्स हैं, मतलब ये बस है ही है, इनका कोई काम नहीं, क्योंकि सिंपल टिश्यूज़ है, इनके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं चल रहा, बस सिंपल टिश्यूज़ है। सिंपल टिश्यूज़ का मतलब ये है कि इनके अंदर ये जो सेल्स है ना, ये एक दूसरे के बराबर में जाके ना बस बैठ चुके हैं इस तरह से। इनके अंदर कोई इतना ना बड़ी वाली बात नहीं है, इस तरह से बस एक सेल दूसरे सेल के बराबर में बैठा हुआ है, इसीलिए इनको अनस्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। ये कहीं पर ही पड़े हुए होते हैं लेकिन बस घुच्चा बना के बैठे होते हैं। द होल बॉडी ऑफ द लोअर प्लांट्स ब्रायोफाइट्स, प्लीज एग्जाम्पल को याद रखिएगा, इज मेड अप ऑफ दिस टिश्यूज। दे यूजुअली हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल्स बट नो सेकेंडरी वॉल्स। सही है, ये लिविंग पार्ट ऑफ द, इससे हमें पता चला कि ये लिविंग पार्ट है। स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग पार्ट है, ये हमारे पास लिविंग पार्ट है। सही है, ये हमारे पास प्राइमरी वॉल्स होते, सेकेंडरी वॉल्स नहीं होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, क्यों, हमें टर्गर प्रेशर चाहिए। बायस पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, दे आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेल्युलर स्पेसिस इन लीव्स। लीव्स के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसिस होती हैं, क्यों होती है वो हमें पता है, क्योंकि हमें स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग की वजह से इंटरसेल्युलर स्पेसिस होती है। एंड ग्रीन हर्बेशियस स्टेम्स, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, देयरफॉर फोटोसिंथेसिस लार्जली अकर्स इन दीज सेल्स। सही है, स्टोमेटा की एग्जांपल पहले दी थी, तो मतलब पेरेन्काइमा से आसान आप लोग एक वो रख सकते हैं, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का ये जो काइमा है ना, इसको हटा दे, टी लिख दे यहाँ पे, पेरेंट लिख दे इसको, इससे आपको एक आसानी हो जाएगी। अभी भी मैंने बनाया है कि पेरेंट का काम क्या होता है, आपको प्रोवाइड करना, नॉरिशमेंट देना, आपको पैसे देना, आपको खाना पिलाना, आपको पानी पिलाना। तो ये सारे काम क्या करें, हरे पत्ते वाले जो जगह है ना वो कर रहे हैं, तो वो हमारे पास पेरेन्काइमा आ गया। तो इससे आपको याद आएगा, पेरेन्काइमा खाने वगैरह को देख रहा होता है, टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है, वाटर को देख रहा होता है,
पत्ते और जो हरे पार्ट है हमारे पास स्टेम के, उनके अंदर ये काम कर रहा होता है और ये सॉफ्ट होते हैं। पेरेंट्स का हार्ट तो सॉफ्ट होता है ना, हार्ट बोल रहा हूँ, हार्ट सॉफ्ट होता है। Parenchyma is another type of simple tissue which is important to provide support in plants. They are also living tissues. ये भी living tissues होते हैं, ऊपर वाले को काट दें, living tissues होते हैं, elongated structure होते हैं similar to parenchyma except their walls and irregularly thickened. ये irregularly thickened corners होते हैं इनके जिसकी नहीं थे इनके हैं। नज़र भी आ रहा है ये हेक्सागोन, स्लाइटली हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन के शेप के वो हैं, तो मतलब ये थिकेंड है। और क्या है, द थिकेंड एरियाज यूजुअली मोर प्रोमिनेंट एडिस कोने को कहते हैं, जो कॉर्नर से ये प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब ठीके होते हैं, जिसकी जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके कोने थिक होते हैं। मेरा यहाँ पे आईब्रो पे निशान है, वो भी सीढ़ी की वजह से हुआ है। सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं यंग प्लांट्स के अंदर। क्यों ये सपोर्टिंग यंग प्लांट्स के अंदर? क्योंकि ये लिविंग सेल्स है। डेड सेल्स हमेशा पेड़ों में होते हैं एक्सेप्ट फॉर बनाना प्लांट, क्योंकि बनाना प्लांट अगर वो 10 मीटर लंबा भी चला जाए वो फिर भी एक प्लांट कहलाएगा। क्यों? उसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा होता ही नहीं है, वो हमेशा कोलेन्काइमा और पेरेन्काइमा के ऊपर जिंदा रहता है। कभी आप देखें ना या सर्च भी करें तो बनाना का प्लांट होता है, बनाना का ट्री कभी नहीं होता। ट्री के अंदर हमारे पास वुड्स होते हैं, बनाना के पास कोई वुड नहीं है। नॉन वुडी पार्ट्स एंड इन लीव्स, सही है। स्क्लेरेन्काइमा अभी आ गया सपोर्टिंग टिश्यू, ये डेड टिश्यूज होती है, इसको याद रखिए। स्क्लेरेन्काइमा स्कल जैसे हम नहीं बोलते स्क्लेरेन्काइमा, एस फॉर स्क्लेरेन्काइमा, एस फॉर स्कल। स्कल क्या होता है? कड़क होता है, डेड होता है, तो कोई काम नहीं है। तो काम तो बहुत है वैसे, जैसे कि स्कल का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, थिक करके रखना, अंदर वाली चीज़ों को घुमाना, फ्लूइड को संभाल के, जिसकी सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है उसको संभाल के रखना। तो स्क्लेरेन्काइमा का भी सिमिलर काम है। दे हैव यूनिफॉर्म थिकनेस, हेविली लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स। लिग्निफाइड है, लिग्निन मैंने उस दिन देखा जब मैं आप लोगों को पढ़ा के गया, तो मैंने इसका वो देखा, इसके अंदर फॉस्फेट होते हैं और मिनरल्स होते हैं, इसलिए ये कड़क हो जाता है। सेकेंडरी वॉल्स विच गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक वैनिश्ड, क्या अच्छा थिक दैट द ल्यूमन ऑफ द सेल बिकम नियरली वैनिश्ड। ये इतने थिक हो जाते हैं कि ल्यूमन जो कि बीच का पार्ट है, इसके आर्टरीज और वेन्स में हमने पढ़ा था, तो इसका नियरली वैनिश होता है। लेकिन नियरली क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर ये पूरा ही बंद हो गया तो पानी मूव कैसे करेगा बीच में से। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। फाइबर्स आपको होता है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारे पास, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज या फिब्रस कनेक्टिव फाइबर्स। जो अगर कोई बोले ना फिब्रस लिगामेंट्स हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं, लेकिन इंसान के अंदर फिब्रस लिगामेंट्स बहुत कम होते हैं। लेकिन हमारे जो स्कल नहीं होते सूचर्स, जो छोटे बच्चे उनका सारा पूरा यू गोल वो कोक की बोल की तरह होता है। क्यों उनके सर कोक की बोल की तरह होते हैं? क्योंकि उनके फेब्रस जॉइंट्स होते हैं वो अभी तक मिले भी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फेब्रस जॉइंट्स बहुत हार्ड और मजबूत होते हैं, इसलिए स्कल के ऊपर जब तक आप एक डंडा ना मारे, या तो आप ऐसा, जब तक आप स्कल के ऊपर किसी को ब्रेन की सर्जरी करनी है, अल्लाह माफ़ करें, किसी को ब्रेन की वो करवानी है, जिसकी ट्यूमर निकलवाना है, तो सबसे पहले उसको गंजा होना है। गंजे में उसकी ऊपर की स्किन हटेगी, फिर वो जो उसका वो है ना, जो स्कल का पीछे का पार्ट है, वो पूरा ड्रिल होगा। ड्रिल मशीन देखिए ना, तो ड्रिल मशीन की तरह उसको पूरा एक सर्कुलर पार्ट हटा देते हैं, तो इतना मजबूत होता है। दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल, वाइल स्क्लेरिड्स आर वेरिएबल, ऑफन इरेगुलर इन शेप। दे आर द सिंपल अनब्रांच्ड स्क्लेरिड्स आर जनरली कॉल्ड स्टोन सेल्स। दे आर कॉमन इन नट के अंदर होते हैं स्क्लेरिड्स, एंड हमारे पास हार्ड पार्ट्स ऑफ सीड्स। हार्ड पार्ट ऑफ सीड है नथिंग, हम काले वाली बीज खाते हैं, टाइम पास जिसका नाम है, तो उसकी बात हो रही है। उसके अंदर स्क्लेरिड्स होते हैं। ट्रैकिड्स, ये तो इतनी मनहूस चीज़ें हर जगह आ जाती है। ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड, हैवीली लिग्निफाइड होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स में होते हैं। लार्ज होलो कैविटीज़ होती हैं, ऑब्लिक ट्रांसफर्स वॉल्स होती हैं, स्पिंडल शेप हो जाते हैं, और हमारे पास जाइलम के अंदर ही मौजूद होते हैं ट्रैकिड, सही है। इनका काम क्या होता है? वाटर को और डिजॉल्व ऑर्गेनिक सॉल्ट्स को मूव कराना। वेसल्स ट्रैकिया आर लाइक ट्रैकिड्स बट हैव नो ट्रांसवर्स वॉल्स। ट्रांसवर्स मतलब यू, यानी हम ट्रांसवर्स कट करते हैं, यूँ कट करे होते हैं चीज़ को बीच से, यूँ सर अलग धड़ अलग बीच से काट दिए, तो उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। इनके पास ट्रांसवर्स वॉल्स नहीं होते हैं, प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर लाइक वाटर पाइपलाइन। वाटर पाइपलाइन की तरह वो बनाते हैं स्ट्रक्चर। दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन जाइलम एक्टिंग लाइक ट्रैकिड्स। और हमारे पास अब आ गए एनुअल रिंग्स।
एनुअल रिंग्स का आपको पता होगा, मैं नहीं पढ़ाऊँगा एनुअल रिंग्स। ये मेरे बोर्ड के पेपर में, तो इतना गुस्सा हो रहा था बोर्ड के पेपर में, ये क्यों आया। पूरी बुक छोड़ के इनको एनुअल रिंग्स ही मिली थी, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू दे दो। एनुअल रिंग को इतना वो नहीं दे, इज्जत काम की नहीं है। लेकिन एनुअल रिंग्स आपको पता है एक साल में जो एक कंसेंट्रिक रिंग बनता है ना, ये जिसकी छोटा है इससे बड़ा, हर एक साल एक रिंग बन जाता है, इसको एनुअल रिंग कहते हैं। मतलब साल में जो एक रिंग बनता है उसको। स्प्रिंग वुड होते हैं, समर वुड, ऑटम वुड। इसको प्लीज़ एक बार रीड कर लीजिएगा। एक्टिविटी कोई कार नहीं, मैं नहीं कर रहा एक्टिविटी गया मेरा इंटर का दौर। प्लांट हार्मोन ग्रोथ रेगुलेटर्स ये आते हैं पेपर में, ये मेरे बोर्ड के पेपर में आते हैं। मैं पढ़ के भी नहीं गया था, तो मैंने सवाल ही स्किप कर दिया था। ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकाइन्स, वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी टीचर आती हैं, सोती रहती हैं खड़े होके, उनकी मेहरबानी है ये। एप्स किसकी क्या पता नहीं, इसका नाम भी क्या है, पढ़ा ही नहीं तो मुझे कैसे नाम सही से आता होगा, लेकिन इतना पता है कि होते क्या है। और हमारे पास इथीन है, जहाँ हमारे पास AB सीजर्स बोलते तो एसिड है, एब्सिसिक एसिड है। साइटोकाइनिन्स, गिबरेलिन्स, ऑक्सिन्स, और ऑरेला ओरिटा का नाम याद हो गया, होम्योसेफियंस का नाम याद हो गया, एक और था हमारे पास राना टिग्रीना का नाम याद हो गया, ये तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था। एब्सिसिक एसिड, चलें ठीक है। ऑक्सिन्स, ये ऑक्सिन्स का काम होता है चीज़ों को बढ़ाना। AC पता चल रहा है, A फॉर ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन्स का काम होता है बड़ा करना, ग्रोथ करना, जिसकी मैं आप लोग की ग्रोथ कराने की कोशिश करूँ, लेकिन ग्रोथ हो नहीं रही है आप लोगों में, पता नहीं किसका फॉल्ट है। ऑक्सिन्स इज अ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक, फर्स्ट रिवील्ड बाय फ्रिट्ज वेंट। दफा करें। They were also major part of hormones to be discovered, blah 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 blah। इस यहाँ तक भी इसको दफा करें। आइडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो सबको पता है ना क्या होता है, हमारे पास लींबू के अंदर भी एसिटिक एसिड होता है। इंडोल एसिटिक एसिड इज द प्रिंसिपल टाइप ऑफ ऑक्सिन ऑफ हायर प्लांट सिंथेसाइज्ड एट द एपेक्स पढ़ा जाए ना, एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। ये वहाँ पे होते हैं, इनका काम होता है चीज़ों को बढ़ाना। और जिन्होंने कुछ केमिकल के नाम दिए हैं जो कि मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, 4 इंडोल एसिटिक एसिड, क्लोरीन आपको पता है प्लांट के अंदर होता है, तो 4 एक फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल प्लांट के अंदर नहीं होता, लेकिन प्लांट भी शायद वॉशरूम करता होगा तो उसको फिनाइल की ज़रूरत पड़ती होगी। और इंडोल का मुझे नहीं पता, इंडोल का मेरे कोई स्प्रे वगैरह भी आता है, तो शायद इंडोल ऐसा कुछ नाम है उसका, तो उससे आप याद रखिए। बुटारिक एसिड इज़ अ वेरी गुड थिंग, हमारे पास बकरी के दूध में होता है। विच आर सिंथेटिक, इस तरह से प्लीज़ याद करें, इस तरह से आप लोग को याद भी चीज़ें रहेंगी। क्लोरो से याद रखें, इंडोल से याद रखें, फिनाइल एनालिन उसको छोड़ें, फिनाइल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, IBA कराची याद रखें इसको, IBA शक्कर का नाम वैसे 400 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आया है इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड 2026 के लिए। वेयर द सिंथेटिक ऑक्सिन्स इंक्लूड नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ना 2,4 ब्ला ब्ला ब्ला। इतने लंबे ना करें, ये पेपर में नहीं आते। यहाँ से यहाँ तक इसको अगर आपको काटना है काट लें, वरना आपको याद रखना तो ऐसे मैंने बता दी, याद रखें। इतना नहीं पूछते MCQs में, क्या पूछेंगे इसमें MCQs में, MCQ बनेगा कैसे इसका, नहीं मिलेगा आपको MCQs में, उसको छोड़ें। रोल ऑफ ऑक्सिन्स, बस इसके हेडिंग्स कर लें, इसको वो इतना ज़्यादा वो ना दें। सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट करवाता है, बस इसको आपको पता चल जाए कि कैसे करवाता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। इनिशिएशन ऑफ रूट्स करवाता है, इसका काम क्या होता है, चीज़ों को स्टार्ट करवाना, तो इनिशिएशन ऑफ रूट्स, रूट हेयर वगैरह को बड़ा करवाता है। एब्सिजन करवाता है, और हमारे पास ग्रोथ ऑफ फ्रूट करवाता है, क्योंकि इसका हर काम क्या है, ग्रोथ करवाना है। ये पार्थिनोकार्पी मुझे नहीं पता, तो इसको पढ़ देते हैं। यूज़ ऑफ ऑक्सिन कैन हेल्प प्रोड्यूस पार्थिनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट्स। अच्छा, सीडलेस फ्रूट्स में हेल्प करता है, तो बस नहीं कुछ शायद वो इसके एग्जाम में हम अंगूर को डाल सकते हैं, कुछ हमारे पास अंगूर होते हैं जिनके अंदर बीज होते ही नहीं बीच में। एपिकल डोमिनेंस, बिसाइड ग्रोथ प्रोमोटिंग फंक्शन, ऑक्सिन ऑल्सो हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ग्रोथ। वाव, वैसे हर चीज़ का एक इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। अगर फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाएंगे तो इनहिबिन आ जाएगा। बस है भाई, इतना भी ना करो कि लड़की पतली हो के मरी जाए, तो थोड़ा रुको। और टेस्टोस्टेरोन, ये इतना भी ना हो जाए टेस्टोस्टेरोन के मुंह पे दाने आ जाएं, पीठ पे दाने आ जाएं, पूरा का पूरा आदमी भालू बन जाए, तो इनहिबिन निकलता है, बस रुको। तो उसी तरह से एपिकल का भी वो हो जाता है कि ये शायद नहीं, पक्की बात है कि ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि आप बस है, इतना ज़्यादा भी ग्रोथ मत कराओ। ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स,
जो एपिकल बर्ड होते हैं जो बीच में से जो निकल रहे होते हैं, वो लैटरल बर्ड जो नहीं कोने मोने से निकल होते हैं उनको रोकता है। बीनीथ द स्टेम जो नहीं मिट्टी के अंदर से अलग से थोड़े थोड़े निकल होते हैं, बोलते हैं उनको काट दो वरना दरख्त ऊपर नहीं उगेगा। और ये बात मैंने देखी है, मेरे घर में बादाम का दरख्त है तो मैंने बादाम के साथ देखा ही है। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज एपिकल डोमिनेंस। रिमूवल ऑफ एपिकल बड इनिशिएट ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। अगर मैं बीच का हटा दूंगा तो साइडों से पत्ते निकलेंगे, अगर मैं साइडों का हटा दूंगा तो बीच से निकलना शुरू हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। वीडी साइट है, फ्लावरिंग। अब हमारे पास गिबरेलिन्स आ जाता है। ये मैं एक बात बताऊँ, ये रट्टे वाली चीज़ें हैं, ये बस एक बार आपको पढ़। चलिए ठीक है, सबने बोल दिया तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप लोग ये इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, आई होप सो, क्योंकि बहुत लंबा भी चला जाएगा। अब हमारे पास है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे। ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कॉज बाय इंटरनल स्टिमुलाई, और पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट कॉज बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यहाँ पास जो ऑक्सिन्स वगैरह है ना, ये इंटरनल स्टिमुलाई करवाते हैं मूवमेंट के हो जाए। और जो हमारे पास किसी ने मुझे मैसेज किया, पता नहीं कहाँ पे लेकिन किया है, और कहाँ गई, हाँ ये रहा। और पैराटोनिक और इंड्यूस्ड का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ ना, जैसे कि एक जगह पे धूप बहुत ज़्यादा है और एक जगह पे धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लांट का स्टेम किस तरफ मूव करेगा, जहाँ पे धूप है उस तरफ चला जाएगा। उसी तरह से पानी अगर एक तरफ है, एक तरफ पूरे का पूरे झरना है और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ बाकी के पेड़ पौधे हैं उसको कॉम्पीट करने के लिए, तो प्लांट अपनी रूट्स को किस तरफ भेजेगा? ऑफकोर्स जिस तरफ झरना है, जिस तरफ पानी, उस तरफ भेजेगा। इसको कहते हैं इंड्यूस करवाना, किसी चीज़ को इंड्यूस करवा के, जिसकी फॉर एग्जांपल अभी आपके वालिद होंगे, वालिदा होंगे, वो क्या कहेंगे कि बेटा एडमिशन हो गया SIUT में या मलिर यूनिवर्सिटी में नर्सिंग मुफ्त में पढ़ोगी, कबूल है, लेकिन अगर नहीं कर पाई तुम्हारी शादी करवा देंगे हम। तो लड़की खुद डर जाएगी, नहीं भी शादी नहीं करनी, मुझे घर की नौकरानी नहीं बनना है, मुझे बर्तन नहीं धोने, मुझे कपड़े नहीं धोने। मैं फिर इंड्यूस, फिर उसको इंडक्शन करवा देते कि अब तो ये पक्का करके दिखाएगी। तो वही होता है जो नहीं कर पाते वो बेचारे फिर शादी के खौफ से और ना होने के खौफ से भी खुदकुशी कर लेते, जिसकी मेरे सीनियर ने किया हुआ है। वो लड़का था, वैसे वो फेल हो गया था तीसरी बार, तो उसने खुदकुशी कर लिया। SIUT का केस ही है, पिछले हफ्ते उसने खुदकुशी की है। पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट, सही है। हमारे पास ये आ जाते हैं, कहाँ गया, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, केमिकल है और ग्रेविटी। ग्रेविटी का नाम है अभी क्यों डाला है, खैर सही है। ट्रॉपिक मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट, ट्रॉपिज्म, और ये हमारे पास होता है कि प्लांट का एक होल ऑर्गन टूवर्ड जाए या अवे फ्रॉम स्टिमुलाई जाए। और एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, वो धूप के अंदर ही है, अंदर ही, अब वो पकना शुरू हो गया है, तो देखा अगर साइड में अगर किसी पौधे की छाव है ना, तो वो फिर लैटरल बर्ड्स निकालना शुरू कर देगा और फिर लैटरल बर्ड्स को उस तरफ भेज देगा, खुद को अपने आप को टिल्ट कर देगा कि अभी मुझे अपनी गर्मी से बचाओ ना, मैं तो चला गया भाई। तो इसीलिए ये होता है। मूवमेंट कॉज ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम वन साइड कंट्रोल्ड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ ऑफ कर्वेचर, कर्वोना इसको बोलते हैं, इन वन डायरेक्शन कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गन। रेडियल मतलब कहीं से भी निकल रहे, तो मैंने आपको बताया लैटरल से निकल रहे, सच एज रूट एंड स्टेम। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई कॉजेज आर द फॉलोइंग टाइप्स। ये रहा फोटोट्रॉपिज्म, धूप के उसकी वजह से होना। जियोट्रॉपिज्म, अभी ग्रेविटेशनल स्टिमुलस, अभी अच्छा ये आप पता चलेगा। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म इज ऑब्जर्व इन द प्राइमरी रूट्स ऑफ मैनी प्लांट सेल्स एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म इन देयर शूट। जिस तरह लिखा हो उसी तरह करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्लांट की फिजियोलॉजी की थ्योरी नहीं पढ़ाई सही वाली। कीमोट्रॉपिज्म के केमिकल की वजह से होना कि उसकी तरफ जाना है नहीं जाना है, जिसकी एक तरफ है मैंने केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स और कुछ जो फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है, मिनरल्स हैं, सल्फेट है, उसका मैंने वो पानी की तरफ बिखरा दिया, फेंक दिया मैंने। और दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं है तो रूट्स का उस तरफ जाना। या फिर यहाँ पे हमें पॉलन की एग्जांपल दे दी है। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल टूवर्ड्स ओव्यूल ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस। क्यों होता है? जो पॉलन ट्यूब होती है ना, जो मेल वाली ट्यूब होती है ना, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, वो अपने आप ही ना स्टाइल जो फीमेल पार्ट है उसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाता है ताकि उसको ओव्यूल मिल सके केमिकल स्टिमुलस की वजह से। जो ह्यूमन के अंदर भी है, मैमेलियन के अंदर, मैमेलियन कह देते हो ह्यूमन को छोड़े,
मेमिलियन सेल्स होते हैं ना, तो स्पर्म सेल्स हैं, सीमेंस है, वो तो आ गए यूट्रस में। मैमल की बात करें, अभी गोट की बात करें, बकरी की बात करें, तो अभी स्टिमुलस कैसे मिल रहा है उसको कोई स्टिमुलस तो मिल रहा है ना कि उसको एक डायरेक्शन की तरफ मूव करना है। तो जिस फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग होगा तो एग खुद केमिकल स्टिमुलस देगा कि इस तरफ आना है, तो वो उसी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट वाटर की वजह से होना। और थिग्मोट्रोपिज्म इज द कर्वेचर ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस, जिसकी टच में नॉट हमारे पास पौधे होते हैं तो उनकी वजह से भी होता है। इट कैन बी ऑब्जर्व इन ट्वाइनर्स एंड ट्विनर्स एंड क्लाइंबर्स when they touch the solid object on growth on the opposite side of contact increases and they coiled around the support. For example आप अंगूर की एग्जांपल ले लें। अंगूर बेल है, वो बेल की तरफ फैल जाता है, वो बड़ा सा दरख्त नहीं बनता है, तो उसको अगर कोई चीज़ नज़र आ जाती है ना, लकड़ी वगैरह, तो उसके ऊपर अपने आप को अपने आप ही फोल्ड कर देता है, वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। सेम गोज फॉर मनी प्लांट, सेम गोज फॉर क्यूकुम्बर। मनी प्लांट और क्यूकुम्बर मेरे पास है, उनके अंदर मैंने फिनोमेना देखा है। वैसे अंगूर में कराची में अंगूर नहीं उगता, मेरे चाचू के घर में उगता, पता नहीं उन्होंने कैसे उगाया हुआ है। उनके घर में हर चीज़ उग जाती है, उनके घर में दत्तूरा भी उगता है। मुझे समझ नहीं दत्तूरा को काला जादू करना है किसके ऊपर, हमारे ऊपर ही करना होगा ऑफकोर्स, लेकिन दत्तूरा कौन उगाता है अपने घर में? दत्तूरा खा कर लोग पागल हो जाते हैं, पता नहीं दत्तूरा को किसको मिला के देते होंगे मेरे ताया को, खैर अल्लाह माफ़ करे। लेंथ ऑफ डे लाइट पीरियड हैज़ मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ प्लांट्स पर्टिकुलरली ऑन देयर फ्लावरिंग। फोटो पीरियडिज्म ये वहीं हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, हमारे पास ये सर्दी गर्मी खिज़ा बहार की बात आ गई है। दोज रिक्वायर फुल फोटो पीरियड एंड शॉर्ट नाइट्स। अभी शॉर्ट नाइट्स और फोटो पीरियड किसको चाहिए यहाँ पे लिखे में, जो हिबिस्कस है, लेटिस है, स्पिनिच है, रेडिश है, और हमारे पास ये है, ये जो बाकी जितनी बीच की लाइनिंग है इनको काट दें। दोस्त जिनको शॉर्ट डेज चाहिए और लॉन्ग नाइट्स चाहिए, तो इसके अंदर हमारे पास राइस है, ये क्या है, क्राइसेंथिनम है और क्राइसेंथिमन, और सोयाबीन्स और अनियन तो मेरे घर में पूरे दिन धूप में रहते हैं, वो तो उग रहे हैं। डे न्यूट्रल प्लांट जो कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हो या ना हो, एक कॉटन और एक टमाटर है। लेकिन टमाटो यहाँ पे मुझे लग रहा है गलत है, क्योंकि मेरे टमाटर जब धूप के अंदर थे वो मर रहे थे, जब मैंने उनको शेड के अंदर रखा तो वो अब अच्छे, और वो मुझे अभी उन्होंने फूल भी कर लिए, लेकिन अभी ये टाइम मुझे समझ नहीं, तो उनको इस टाइम टमाटर बर करते नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन फूल तो आ चुके पीले पीले। द रोल ऑफ फोटोक्रोम इन फोटो पीरियडिज्म, सही है। द मेजरमेंट ऑफ फोटो पीरियड बाय शॉट। अच्छा, ये हमारे जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना, इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से काउंट करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पे इस बुक में नहीं, लेकिन वो एमसीक्यू में आता है, प्लीज़ उसको आप नोट कर लेंगे। जो प्लांट की ग्रोथ को काउंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है ना, उसका नाम क्या है, मुझे उसका नाम याद था, मैं भूल गया। खैर मैंने MD के लिए तो मेरा हुआ ही नहीं, अब क्या फ़ायदा उसको याद रखने का सारी ज़िंदगी। द मेजरमेंट ऑफ फोटो पीरियड बाय शॉर्ट एंड लॉन्ग डे plants is now known to depend on a light sensitive pigment called photochrome। वही हमारे पास फोटोक्रोम PR रेड है, फिर हमारे पास फोटोक्रोम बाकी आ गए 660 nm होनी चाहिए, कुछ को लेते हैं कुछ को नहीं लेते हैं, रेड कलर को ले लेते हैं, हमारे पास सारे कलर्स को लेते हैं। सबसे जो लीस्ट कलर है ना हमारे पास, वो है हमारे पास ग्रीन, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, वो इमिट आउट हो जाता है, तो यहाँ पे बस उसकी कहानी लिखी हुई है, तो हम इसको फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। फोटोक्रोम एग्जिस्ट इन 2 इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स। द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फोटोक्रोम PR रेड इज कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म, कहाँ गया, PFR, मेरे ख्याल से फार रेड होगा इसका, फॉलोइंग एक्सपोजर टू रेड लाइट विद पीक सेंसिटिविटी एट 660 नैनोमीटर। PFR is slowly converted back to the inactive form in darkness और मे बी रैपिडली ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत फजूल बातें ये MCQ में नहीं आती हैं, लेकिन वही बातें फिर इसको एक बार रीड करना हमें चाहिए। बस चैप्टर ही हमारा ख़त्म हो गया माशाल्लाह। चलो 5 लेक्चर पे नहीं जाना पड़ेगा। सेंसिटिविटी और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें नहीं आती, तो सच में ये चीज़ें नहीं आती। आप लोग पास पेपर्स खोल के देख लें, ट्रांसपोर्ट को वो तरजीह देते हैं, इन चीज़ों को तरजीह बिल्कुल नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी डाव के अंदर बॉटनी की टीचर है ही नहीं, वो भी इसी बुक को फॉलो करते हैं। वर्नलाइजेशन, ये वर्नलाइजेशन को एक बार देख लेते हैं बस, फिर हमारी
ख़त्म हो जाएगा। Besides having advantageous effects of temperature on the growth of plants, low temperature plays another role. Vernalization, which may be defined as promotion of flowering by a cold treatment given to the imbibed seeds or young plants. कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो यंग प्लांट्स और सीड्स के अंदर फ्लावरिंग का प्रोपोर्शन होना शुरू हो जाएगा। सीड्स के अंदर फिर कैसे होगा भाई? द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट अप्लाइड इन द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ एन आफ्टर इफेक्ट ऑन द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। मेरे ख्याल से ये हमें एक नुस्खा सिखाया हुआ है, ये नुस्खा हमें पढ़े ना, क्योंकि इसके अंदर कोई समझाने वाली बात है ही नहीं। ये तो सिंपल रीडिंग वाली बात है कि कैसे कोल्ड ट्रीटमेंट दे के हम कुछ चीज़ों को वो कर। मैनी प्लांट्स रिक्वायर कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर जर्मिनेशन। क्यों बोलते मिट्टी के अंदर डाल दो, रोज़ पानी दिया करो उनको, पानी को सूखने मत दो। क्यों उससे जो मिट्टी है वो फिर ठंडी रहेगी, उससे फिर इथीन है, मेरे ख्याल से इथीन की वजह से फिर वो शूट होना शुरू हो जाता है। बायनियल और विंटर वेराइटी, एनुअल और स्प्रिंग वेराइटी इज सॉन इन स्प्रिंग। अच्छा ये चीज़ कर ली, ये पेपर में शायद आ जाए कि स्प्रिंग के कौन से होते हैं, वो कौन से महीने में डालने चाहिए। अच्छा स्प्रिंग में हमने डाल दिए, फ्लावर्स उनके समर में आ जाते हैं और सेम ईयर में। स्प्रिंग में मैंने डाल दिए ना, जनवरी फरवरी के एंड तक मैंने डाल दिए, तो गर्मी में जून जुलाई के महीने तक वो फ्लावर्स करना शुरू कर देंगे। द बाइनियल और विंटर वेराइटीज सॉन इन फॉल के वक्त में मैं डालूँगा खिजा बाहर, मतलब बाहर से पहले फॉल के वक्त में डाल दूँगा। उस वक्त भी हमारे पास सर्दी होती है, मतलब सर्दी का एंड चल रहा होता है, फॉल आ जाता है। और फिर जो समर जो होता है नेक्स्ट ईयर के, उसके अंदर हमारे पास बीज या उसकी जो खेती बाड़ी हमें मिल जाती है। और अगर ये वैरायटी ऑफ सीड हमने स्प्रिंग में लगा दिए तो फ्लावर कोई ना बीज देगा, ना तो फूल, तो प्लांट ना कोई फूल देगा ना ही कोई बीज देगा। सही है। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, टर्निप है, शुगर बीट है, ये लिखा हुआ है हमारे पास। ये चैप्टर आज हमारे यहाँ